हेलो नमस्कार। हमारे सारे भावी दरोगा साहब और भावी पुलिस अधिकारीगण इस क्लास में मौजूद हैं, तो तैयार हो जाओ। सेकंड पार्ट को आज हम क्या करने वाले, डील है जो करने वाले हैं। देखिए, यूपीएसआई को लेकर जो है ना, कई तरीके की भ्रांतियां हैं। ये सेशन जो है अभी बिल्कुल लाइव चल रहा है और मुझे एक बार का कंफर्मेशन आप लोग दे दीजिए कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है और वीडियो परफेक्ट है। फिर इस सेशन को अपन क्या करते हैं, शुरू है जो करते हैं। आज सेशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको छोटा सा ब्रीफ इसका दे देता हूँ। बेसिकली क्या है कि यूपीएसआई का जो सिलेबस हमारे पास में है, तो इसके अंदर खासकर जो 40 नंबर का पोर्शन, उसके अंदर भी कौन सा पोर्शन, मूल विधि का जो सेगमेंट है, वो हमारा मेन टारगेट है ना। अब इस मूल विधि के कॉन्सेप्ट के अंदर देखो, आप इस सेशन को चाहे लाइव देखो या बाद में रिकॉर्डेड देखो, बस इतना आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि एक सिटिंग में कंप्लीट करना, ठीक है ना। क्योंकि कई बार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका एंगल अगर हम एक साथ ऑब्जर्व करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। अब मेरे पास ये ऑफिशियल आपका क्या है, जो नोटिफिकेशन है वो अवेलेबल है। अब इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस को लेकर, तो यहाँ पे मूल विधि का जो सेगमेंट है ना, उसके एक एक पॉइंट का मैं आपको पर्पस इस सेशन के अंदर बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट का मतलब ये कि इन्होंने सिलेबस में जिस जिस कानून को इंक्लूड है जो कर रखा है, हमें हर उस कानून का एक उद्देश्य जानना है। देखो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था कि जब किसी कानून का उद्देश्य पर्पस हमको पता होता है ना, तो फिर उसको समझने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। ठीक है जी। तो चलिए, यहाँ पर इसी पार्ट को हम क्या करेंगे, आज के इस सेशन में डिटेल में क्या करने वाले, डिस्कस है जो करने वाले हैं। बस यही आपसे कहूँगा मैं, अटेंशन पूरा बना के रखिएगा ताकि किसी भी तरीके का टेंशन जो है वो बाद में नहीं हो। हाँ जी। देखो, अब इन्होंने आपके सिलेबस के अंदर सबसे पहले जो चीज इंक्लूड कर रखी है वो उन्होंने लिखा है भारतीय दंड विधान नंबर 1 पे। सिलेबस का पोर्शन जो है ना, वो आप समझते रहिएगा। तो इन्होंने लिखा है भारतीय दंड विधान। अब देखो क्या होता है, भारतीय दंड विधान का सिंपल सा मतलब है इंडियन पीनल कोड, यानी कि आईपीसी। ठीक है। तो अब दंड का मतलब होता है, हम उसको क्या करते हैं, सजा है जो देवे। तो इसके लिए वर्ड इसमें किया गया है पीनल। ठीक है। तो इंडियन आपके पीनल कोड जो है, जिसको अपन क्या कहते हैं, आईपीसी, ये इसका क्या है, मेन काम है, इंग्लिश वर्जन है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 1860 का ये जो कानून है ना, उसको अब बदल दिया गया है। अब ये कानून नए वाले समय के हिसाब से बात करें अपन, तो इसको कहा जाता है भारतीय न्याय संहिता। क्या कहते हैं इसको अपन, भारतीय न्याय संहिता। मतलब ये कि जहां पे पहले हम प्राथमिकता किसको दिया करते थे, दंड को, कि भाई जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए। अब हमारा जो प्राथमिकता का एंगल है वो ये है कि जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए हमने क्या कर दिया, थोड़ा शब्दों का हेरफेर कर दिया। ध्यान से समझना, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि भारतीय दंड विधान, इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये इंडियन पीनल कोड 1860 के बारे में बात कर रहे हैं या फिर भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो सिमिलर है। जो मेन जो अवधारणा है दोनों के पीछे, वो एक जैसी है, कोई अलग अलग नहीं है। हाँ, हमने क्रम बदल दिया है, हमने कुछ नए अपराध जोड़ दिए हैं, कुछ पुराने अपराधों को खत्म कर दिया है ना। वो एक बात यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। अब ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसको आप क्या कह सकते हो, इसी का हिंदी वर्जन है भारतीय के लिए बी, न्याय के लिए एन, संहिता के लिए एस, बीएनएस 2023। ये कानून आपके लागू हुआ था कब, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2024 को ये कानून है जो आपके भारत देश के अंदर लागू हुआ। अब इसमें होता क्या है, इसका उद्देश्य समझना। देखो, हमारे संविधान के अंदर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20। उस अनुच्छेद 20 का जो खंड क है वो कुछ कहता है। क्या कहता है, समझने की कोशिश करें। तो हमारे भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 20, उसके 20 के अंदर जो प्रथम बात हुई कहती है कि जब तक अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट ना कर ले, कोई ऐसा कार्य न कर ले जो किसी न किसी कानून के तहत दंडनीय हो, पनिशेबल हो, तब तक जो है ये नहीं कह सकता कि उसने अपराध किया।
मतलब कि अगर कोई भी एक्ट आप उसको पनिशेबल करना चाहते हो ना, उसको दंडनीय बनाना चाहते हो, तो किसी न किसी कानून के अंदर उसका जिक्र होना चाहिए कि भाई ये अपराध है और इसकी इतनी सजा होगी। अगर कोई भी एक्ट अगर अपराध की श्रेणी में नहीं आता तो फिर उसको हम अपराध की श्रेणी में नहीं रखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप मंदिर गए, अब मंदिर में सोचो कि मंदिर में गए और वहाँ पर आपने जो क्या कहते हैं मंदिर के अंदर जो पुजारी वगैरह होता है उसको प्रणाम नहीं किया, है ना, या भगवान के सामने जाके आपने हाथ इस तरीके से नहीं जोड़े। अब ये एक्ट आज के समय में अपराध नहीं है कि आप मंदिर गए और आपने मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति को डिग्निटी नहीं दी, रेस्पेक्ट है जो नहीं दिया। लेकिन भविष्य में सोचो अगर इसी चीज को अपराध में कन्वर्ट कर दिया जाए तो, या फिर कोई व्यक्ति जो इस तरीके से मंदिर में जा रहा है भगवान के इस तरीके से हाथ नहीं जोड़े तो। आपको याद है बीच में सिनेमा हॉल के अंदर जो हमारा राष्ट्रगान है वो एक तरीके से प्ले करना मैंडेटरी हो गया था, आपको याद होगा कि भाई जब भी कोई मूवीज वगैरह चलती हैं तो इससे जो है जनगण मन या राष्ट्रगान चलाना चाहिए और जितने भी लोग हैं वो सम्मान करेंगे, खड़े होंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर कोई व्यक्ति जनगण मन के अंदर खड़ा नहीं होता है, राष्ट्रगान के समय खड़ा नहीं होता है, तो उसको दंड दिया जाएगा, ऐसा नहीं कहा। तो कई लोग थे जो सिनेमा हॉल के दौरान खड़े होते थे, कुछ नहीं होते थे। ये बात तो आपने महसूस की होगी। तो ऐसे केस में हम उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रख रहे। क्यों? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 20(1) कहता है कि जब तक उसको अपराध बना के, जब तक किसी कानून के जरिए उसको अपराध बना के दंड का प्रावधान नहीं करेंगे ना, तब तक जो है उस केस के अंदर सजा नहीं होगी। इसीलिए ये जो कानून है, ये कानून मुख्यतः क्या करता है, ये भारत का सबसे बड़ा दंड विधान है, सबसे बड़ा। मतलब कोई भी व्यक्ति, अच्छा ये भी एकदम धर्मनिरपेक्ष है, मतलब इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि ये अपराध जो है अगर कोई हिंदू करेगा तो ही सजा मिलेगी। ये कैसा कानून है, धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं इसको। और अब यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ये कानून क्या करता है, ये अपराधों को एक जगह पे लेके रखता है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसी संहिता है जो जितने भी अपराध कैटेगरी है ना, जितने भी ऑफेंस वाली कैटेगरी है, उन अपराधों की पूरी सूची प्रोवाइड करती है। अपराधों की पूरी सूची है जो प्रोवाइड करती है, वो भी एक क्रम में। मतलब ऐसा है कि जितने भी अपराध है उन्होंने इसको मोटा मोटी रूप से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कौन सी 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड है जो हो रखा है, तो एक तो होते हैं पब्लिक के खिलाफ होने वाले अपराध। आप इसे ये कहते हैं कि एक ऐसे अपराध हो गए जो पब्लिक ऑफेंस की कैटेगरी में हो सकता है, जिन्हें आप क्या कह सकते हो, पब्लिक अपराध है जो कह सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर 5 लोग मिलके विधि विरुद्ध जमा कर रहे हैं, अनलॉफुली असेंबली कर रहे हैं, हो उल्ला कर रहे हैं कि हम जो है हम ट्रेन को जाने नहीं देंगे, उन्होंने रेलवे ट्रैक घेर दिया, पटरियों को खाड़ना शुरू कर दिया, तो ये क्या है, ये विधि विरुद्ध जमाव है। ये कैसा अपराध है, तो एक तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी के खिलाफ होने वाला अपराध है या फिर लोगों को परेशान करने वाला अपराध है। तो ये कैसा अपराध हुआ, पब्लिक ऑफेंस हुआ। अगर मान लीजिए देश के अंदर जो है कोई भी व्यक्ति इस तरीके से भारत सरकार के खिलाफ अगर युद्ध की चेतावनी दे, युद्ध स्टार्ट कर दे, कैसा अपराध है, पब्लिक के विरुद्ध होने वाला अपराध है। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति उत्पात मचाए, कोई संक्रमण फैलाए, किसी तरह का जो है पॉल्यूशन फैलाए, प्रदूषण फैलाए, ये सब कैसा है, पब्लिक अपराध है। धर्म के विरुद्ध कोई भी एक्ट किया जा रहा है, पब्लिक अपराध है। किसी भी तरीके की नग्नता, ऑब्सिनिटी, अश्लीलता वाला अपराध किया जा रहा है तो कैसा अपराध है, पब्लिक अपराध है। तो यहां पर क्या बनती है, कैटेगरी बनती है पहली जिसको अपन कहते हैं पब्लिक अपराध। एक दूसरी कैटेगरी और बनती है जिसको आप कह सकते हो प्राइवेट अपराध। प्राइवेट अपराध, प्राइवेट अपराध का मतलब यह है कि यहां पर आप जो भी अपराध करते हैं ना, वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने क्या किया, किसी दूसरे व्यक्ति के घर में रात को 12 बजे घुसा और वहां पे सामान चोरी करके आ गया। अब मुझे बताओ क्या इसको अपन ये कहेंगे कि समाज की चोरी हो गई है? नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे कि उस व्यक्ति के घर पे है जो चोरी है जो हुई है, यही कहेंगे ना। तो ये कैसा अपराध हो गया, प्राइवेट अपराध है जो हो गया। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया है ना, उसकी हत्या कर दी, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको यही कहेंगे कि भाई उस व्यक्ति की हत्या, ये बोलेंगे कि पब्लिक की हत्या हो गई? नहीं ना, एग्जैक्टली। तो कई सारे अपराध होते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अपने पिताजी की फर्जी वसीयत बना दी, अपने पिताजी की फर्जी वसीयत उसने लिख दी, कैसा अपराध है? इस अपराध को अंग्रेजी में कहा जाता है फॉर्जरी, हिंदी में कहा जाता है कूट रचना। तो ये अपराध क्या ये कहेंगे कि समाज की वसीयत बना दी, पब्लिक की वसीयत बना दी? नहीं,
ये प्राइवेट अपराध है। तो कुल मिला के 2 कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे अलग अलग। ठीक, आप इसके एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्या क्या बताया आपको, राज्य के विरुद्ध होने वाला कोई भी अपराध है तो वो पब्लिक अपराध है। राज्य विरुद्ध कोई भी अपराध हो जाए तो पब्लिक अपराध है। जैसे मान लीजिए लोक उत्पाद का कोई भी अपराध है, पब्लिक न्यूसेंस वैसे इसको कहा जाता है, तो ये, या फिर प्रदूषण का कोई भी अपराध है तो भी कैसा होता है, पब्लिक अपराध हो जो होता है। और प्राइवेट अपराध के अंदर जैसे अब जैसे मान लो कि भाई किसी व्यक्ति की हत्या कर दी है जी, या चोरी कर दी किसी के घर में जाके, या लूट कर दी अपन ने, ठीक है, या फिर कूट रचना कर दी, तो ये सारे जो अपराधों का श्रेणी है वो क्या कहलाता है, प्राइवेट अपराध कहलाता है। मतलब क्लाइमैक्स ये है जी कि आपको ये जो दंड विधान है जिसमें जितने भी अपराध मिलेंगे उन अपराधों की 2 कैटेगरी मिलती है, एक पब्लिक वाली और दूसरी प्राइवेट वाली। देखो यार, कल अपन है ना पुलिस ज्वाइन करेंगे, आपके सामने जो लोग आएंगे ना वो इन अपराधों के शिकार लोग आएंगे, विक्टिम आएगा, पीड़ित आएगा, है ना। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य के अंदर अपराधों की जानकारी एक पुलिस अधिकारी को होनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ में आपके पाठ्यक्रम के अंदर आपके भारतीय दंड विधान कह दीजिए इसको है जो जोड़ा गया। अच्छा, इसमें क्या होता है, कई बार कुछ जेन्युइन रीजन भी होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि एक व्यक्ति है जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उस व्यक्ति के द्वारा क्या कर दिया गया, किसी दूसरे व्यक्ति को धक्का दिया गया, वो व्यक्ति नीचे गिरा, नीचे पत्थर पड़ा था, उसके सिर पे चोट लग गई। अब जो है आपने क्या, उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, या उस व्यक्ति के जो रिलेटिव थे उन्होंने उस मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के खिलाफ क्या कर दी, एफआईआर कर दी। एफआईआर को बोला जाता है प्राथमिकी, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राथमिकी दर्ज है जो करवा दी। तो अब मुझे बताओ, वो जो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, क्या पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी? सामान्यता नहीं करेगी। हालांकि ऐसा कहीं पे प्रतिबंध नहीं कि कर नहीं सकती, कर सकती है, लेकिन सामान्यता नहीं करेगी, क्योंकि उसको घर वालों को बोले कि भाई इसको इलाज कराओ, या हो सकता है उसको पागल खाने के अंदर भर्ती कराओ या अस्पताल के अंदर एडमिट कराओ, ऐसा है जो वहाँ पे किया जा सकता है। और अगर गिरफ्तार कर भी लिया और मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा तो पता है क्या होगा, तो वहाँ पे ऐसा सीन है जी, वहाँ पे लिखा हुआ है, एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड व्यक्ति के द्वारा कुछ भी किया गया तो उसको अपन क्या नहीं कहते, अपराध की श्रेणी में रखते। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी अपराध है ना, तो उन अपराधों के केस में अपवाद भी देखने को मिलता है। जब आप अपराधों के बारे में पढ़ते हो तो उसी समय आपको जानकारी अपवाद की भी होनी चाहिए। जानकारी अपवाद का मतलब होता है कि इन केसेस के अंदर अपराध नहीं माना जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया ना, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, तो हमारे इस दंड विधान के अंदर 2 तरीके के अपराध हैं, अपवाद दे रखे हैं। एक दे रखा है सामान्य अपवाद, सामान्य अपवाद, और दूसरा दे रखा है विशेष अपवाद। एक होता है सामान्य अपवाद और दूसरा होता है विशेष अपवाद। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, सुनोगे? कहानी सुनना तो अच्छा लगता होगा आप लोगों को। एक मूवी आई थी जॉली एलएलबी, ध्यान से सुनना, बड़ा एकदम रोचक तथ्य है ये। एक मूवी आई थी जॉली एलएलबी नंबर 2। उसमें क्या था, अक्षय कुमार भी थे और साथ साथ में अनु कपूर जो है एक वकील के रोल में थे। तो जो एक पुलिस वाला है उसके ऊपर आरोप लगा कि उसने फर्जी एनकाउंटर किया, बराबर। फिर वो पुलिस वाला खुद को बचाने के लिए कहाँ पे जाता है, वकील साहब के पास जाता है। अब वकील साहब कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा केस हमारा है ना, और पूरी शिद्दत के साथ हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम बस ये ध्यान रखना कि कोई भी तथ्य जो है वो बाहर नहीं आना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अभी गोल्फ खेलने निकल रहा हूँ। फिर वो चले जाते हैं और फिर एंट्री होती है वकील साहब के असिस्टेंट की। ध्यान से सुनना, अटेंशन इधर उधर। देखो यार, क्लास लाइव है लेकिन मेरी नज़र बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है ना। तुमने थोड़ी सी भी हलचल की हो तुरंत पता चल जाएगी। तो क्या होता है कि वो जो असिस्टेंट है वकील साहब का, वो उस पुलिस वाले के पास में आता है और कहता है कि साहब ये लीजिए मेन्यू कार्ड। अब वो पुलिस वाला सरप्राइज कि यार वकीलों का भी मेन्यू कार्ड होता है क्या? उसने कहा हाँ सर बिल्कुल होता है। तो उसने मेन्यू कार्ड बताया कि देखो सर, अगर आप जो है बिल्कुल सज़ा से मुक्त होना चाहते हो तो आपके लिए 50 लाख का ऑफर है, ठीक। अगर आप जो है सज़ा कम करवाना चाहते हो तो 25 लाख का ऑफर है, और अगर आप मैटर को लंबा खींचना चाहते हो तो 10 लाख का ऑफर है। मतलब आपके लिए 3 जो है ऑप्शन है। पहला कौन सा ऑफर है आपका, 10 लाख का। दूसरा जिसमें आपको मैटर में लंबा खिंचवाएंगे, 5 साल 10 साल 15 साल चलता रहेगा। दूसरा
यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपकी सजा कम करवाएंगे 25 लाख का, और तीसरा है 50 लाख का। तो पुलिस वाले ने कौन सा ऑफर चूज किया? पुलिस वाले ने कहा भाई तू 50 लाख का ही दे दे, मेरे को वैसे भी सजा से बाइज्जत मुक्त होना है। इसको कहते हैं दोष मुक्ति, ये वर्ड याद रखना, दोष मुक्ति, दोष सिद्धि। अगर कानून की प्रक्रिया के तहत कोई व्यक्ति अपराध करना पाया जाता है उसको कहा जाता है दोष सिद्धि। और अगर कानून कहता है कि भाई तुम्हारा अपराध साबित नहीं होता है, इसे कहा जाता है दोष मुक्ति, दोष से मुक्ति। ठीक है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, हिंदी व्याकरण का। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि वो जो 50 लाख का ऑफर था ना, वो ये वाला था जो मैंने आपको कहानी सुनाई। देखो मेरी क्लास में आपको एक चीज का मैं प्रॉमिस करता हूं, आपसे जो भी बातें करूंगा सुसंगत करूंगा, जो भी एग्जाम्पल दूंगा सुसंगत दूंगा, जो भी कहानी बताऊंगा रिलेवेंट बताऊंगा, जो आपके पाठ्यक्रम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखती है। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो सामान्य अपवाद है ना, अगर आप किसी भी केस को सामान्य अपवाद में साबित कर देते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका जो क्लाइंट है वो, मतलब जो कोर्ट है वो क्या करेगा, उसको दोष मुक्त कर देगा। तो दोष मुक्त करने के लिए आपको कोई भी केस सामान्य अपवादों के अंदर साबित करना पड़ता है। इसमें कई तरह की चीजें आती हैं। एग्जाम्पल सुनोगे, जैसे 7 साल से छोटे बच्चे ने कोई भी अपराध किया, अपराध नहीं कहलाएगा। अगर कोई भी लोक सेवक अपना काम करते समय कोई चीज डील करता है और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो किसी व्यक्ति को क्या करता है, चोट पहुंचा देता है। जैसे मान लो कोर्ट ने कहा कि भाई मिस्टर अभिषेक को पकड़ के लाओ, पुलिस वाला गया, क्योंकि कोर्ट का वारंट, अरेस्ट वारंट कौन एग्जीक्यूट करता है? पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो अरेस्ट वारंट के साथ मिस्टर अभिषेक को पकड़ने के लिए पुलिस गई। अब उन्होंने गलती से अभिषेक सन ऑफ दयाराम की जगह अभिषेक सन ऑफ रमाराम को पकड़ लिया और पुलिस को लेकर आ गई। तो ये क्या है? ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ये क्या हो गई? एक त्रुटि हो गई तथ्यों के संबंध में। तो इसलिए उसको कोई मतलब अपराधी साबित है जो नहीं किया जाता। उसी तरीके से जैसे मान लो कोई व्यक्ति सोच समझ के सावधानी से कोई कार्य कर रहा है, जैसे एक कुल्हाड़ी से कोई व्यक्ति लकड़ी काट रहा था, अचानक कुल्हाड़ी के आगे वाला छर्रा जो है उछला, वो कहीं जाके गिरा और किसी व्यक्ति को चोट आ गई, तो क्या पेड़ काटने वाले को अपराध की सजा दे देंगे क्या? नहीं। अगर वो सावधानी बरत के काम कर रहा था तो उसको बोलेंगे नहीं, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। उसी तरीके से जैसे अनसाउंड माइंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, या फिर कोई भी व्यक्ति जिसको नशे का सेवन कराया गया हो उसकी इच्छा के विरुद्ध। देखो अगर इच्छा से नशा किया है ना, तब तो कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि कानून ये कहता है अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के नशे का सेवन करता है फिर उसने कोई भी अपराध किया है तो ये माना जाएगा कि उसने होशो आवाज में अपराध किया है। यार आप लोगों से एक बात कहूं मैं, हम कानून पढ़ाने वालों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। कमजोरी ये है कि पढ़ाते पढ़ाते हम लोग जो है ना खो जाते हैं, और खो जाने के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि आपको कानून की हर बारीकी सिखाई जाए। मैं जानता हूँ आप लोगों का उद्देश्य जो है आपने कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करना है और इसीलिए आप ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं, बट फिर भी अगर आपको इस सिलेबस के दौरान, इस पाठ्यक्रम के दौरान कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है, उसका भी पूरा फ़ायदा उठाना। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये जानकारी आपके जीवन काल तक आपको काम आएगी, है ना। क्योंकि पुलिस हमारे देश के अपराध शास्त्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम अंग है। किसी भी आपराधिक प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है वो पुलिस से होती है। पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की जाती है वो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट तक क्या करती है, बहुत मायने है जो रखती है। ठीक है, तो इसीलिए तो यहाँ पर क्या है आपके सामने, ये सारे के सारे अपराध हैं और में क्या होता है, सामान्य अपराधों का भी श्रेणी है जो दे रखा है। इन अपराधों का है ना वर्गीकरण किया गया। जैसे मान लीजिए आपको बता रखा है राज्य के विरुद्ध अपराध, आपके आर्मी सैनिक के विरुद्ध होने वाले अपराध, या फिर एक तरीके से पब्लिक के विरुद्ध होने वाले अपराध, इलेक्शन संबंधी अपराध, किसी भी पब्लिक लोक सेवक की जो अथॉरिटी है, जो प्राधिकारी है, उसकी अवमानना का अपराध, लोक न्याय के विरुद्ध होने वाले अपराध, है ना। उसी तरीके से मान लीजिए आपको दे रखा है कि संपत्ति, शरीर के खिलाफ होने वाले अपराध, संपत्ति के खिलाफ होने वाले अपराध, दस्तावेज डॉक्यूमेंट के संबंध में होने वाले अपराध, धर्म के विरुद्ध होने वाले अपराध, मानहानि का अपराध, आपराधिक अभित्रांश, जब धमकी दी जाती है उसको बोला जाता है आपराधिक अभित्रांश, है ना, सुसाइड वगैरह, ये सारी चीजें वहां पर आती है। तो ये सारे बैटल्स जो हैं आपको इस न्याय शास्त्र यानी कि दंड विधान के अंदर देखने को जो मिलते हैं, और साथ ही साथ में से दी गई है सजा का प्रावधान। तो आप लोगों को है ना क्या करना है, इस कानून के स्ट्रक्चर को समझना। ये आपके सिलेबस का पहला पार्ट है।
देखो अभी तक मैंने आपके बीच में ना आपका सिलेबस जो है ना वो डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया। मैं आपको शुरुआत के अंदर पूरा उसका उद्देश्य बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप खाली रैपिड फटाफट फटाफट चीज़ों को करें और आगे बढ़ जाए। नहीं, सीखना है तो बढ़िया सीखना है। अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हेलो, कहाँ खोए हुए हो? एकदम अटेंशन सीधा होना चाहिए। आप भले रिकॉर्डेड देख रहे हो या लाइव देख रहे हो। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम के सिलेबस के अंदर आपके मूल विधि का सेगमेंट है, जिसमें एक लंबा चौड़ा सिलेबस आपको दे रखा है। भारतीय आपके कानून के अंदर जितने भी यातायात नियम है, साइबर लॉ, महिला बाल अपराध और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को लिंकिंग ऐप पर मैं आप लोगों के बीच में क्या करूँगा, इस वे में जो आपके सिलेबस के हिसाब से ज़रूरी है डील करेंगे हम लिंकिंग ऐप पर। यूपीएसआई का ये सेगमेंट आपके लिए सिर्फ 489 पर अवेलेबल है। आप आज इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लिंकिंग ऐप पर वीक में 5 डेज़ ये क्लासेस रहेगी। मैं हूँ एडवोकेट तनसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉस फाउंडर, और आपके बीच में यूपीएसआई के इस मूल विधि की जिम्मेदारी हमारी। तो मिलते हैं लिंकिंग ऐप पर, और जितना भी सेगमेंट है वो आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर एक भी सवाल हमें किनारे के इस तरफ रख सकता है या किनारे के उस तरफ रख सकता है। तो इसलिए अपनी नाव हमें खुद क्या करनी पड़ेगी, खेनी पड़ेगी, और इसी तरीके से अपने समुद्र को पार करना पड़ेगा। एंड मूल विधि एक क्रूशल पार्ट है। बाकी के सब्जेक्ट सारे कैंडिडेट्स तैयार कर लेंगे, लेकिन मूल विधि हर एक को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये कानूनी पहलू है। इसलिए इसमें किसी भी तरीके का रिस्क है जो मत लीजिएगा। आप चाहें तो इस क्यूआर कोड के जरिए या इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसके जरिए क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे जाइए। लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे यहाँ पर आपको लिंकिंग कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा। लिंकिंग लॉस का वेबसाइट है, लिंकिंग कोर्सेज का ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस लाइव सेगमेंट के अंदर जो है यूपीएसआई का सेगमेंट देखने को मिलेगा सिर्फ 489 के अंदर। ओके, तो इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है, कानून को कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना किसी कानूनी व्यक्ति से, है ना, लेकिन अटेंशन हमारा पूरा इधर होना चाहिए। तो ये है पहला पॉइंट, भारतीय दंड विधान। ठीक, अब मैं आपको सेकंड पॉइंट पे है जो लेकर आता हूँ। समझने की कोशिश करना कि ये जो बातें हैं वो आपके लिए किस तरीके से काम की हो सकती हैं। तो पहला तो था भारतीय दंड विधान। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक समझाता हूं। दूसरा टॉपिक है हमारा जो कि प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, दंड प्रक्रिया संहिता। क्या वर्ड लिखा हुआ है? दंड प्रक्रिया संहिता। अब ये आपका सेकंड टॉपिक है। यानी कि जो अपराध किया है ना, तो उस अपराध के केस में क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है, उसके बारे में आपको जिक्र किया हुआ है। एक मजेदार बात बताऊं मैं आपको, देखो कई जगह पे शब्द लिखा रहता है संहिता, ठीक है, और कई जगह पे शब्द लिखा रहता है अधिनियम। तो क्या अंतर है संहिता में और अधिनियम के अंदर? अंतर क्या होता है? अंतर ये है कि संहिता जो है ना वो समेकन करती है। समेकन का मतलब है इकट्ठा कर देती है। जितने भी अलग अलग कानून किसी विषय पे बने हुए हैं ना, उन सब को कंसोलिडेट कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, फिर उनको अरेंज किया जाता है और आपके सामने रखा जाता है। इसको कहा जाता है संहिता। यानी कि संहिता का मतलब है ग्रुप ऑफ ऑल अधिनियम्स जो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पे। अधिनियम क्या होता है? अधिनियम एक अकेला किसी विषय पर जो है एक सिंगल कानून है जो होता है। तो ये जहां पे ग्रुप को डिक्टेट करता है, उसी तरीके से जैसे आपको पता है हमारे देश के संविधान के अंदर अनुच्छेद 44 है। ये क्या है? ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको अपन यूसीसी बोलते हैं, है ना, समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता, एक ही बात है। तो ये जो समान नागरिक संहिता है ना, इसके अगर आप इसका फुल फॉर्म देखो तो क्या लिखा हुआ पीछे? पीछे वर्ड आ रहा है संहिता। क्या वर्ड आ रहा है? समान नागरिक संहिता। तो इसका मतलब क्या निकला कि ये जो है सिविल राइट संबंधी अलग अलग धर्मों में जो भी चीज़ें हैं, उत्तराधिकार के बारे में, या फिर जो विवाह के संबंध में, या फिर मान लीजिए दत्तक के संबंध में, अडॉप्शन के संबंध में, तो उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह पे रखेगा। इसलिए इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अंग्रेजी में क्या वर्ड यूज़ करते हैं अपन इसके लिए? इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं CODE, यानी कि कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये ना, ये थोड़ा सा कानूनी जानकारी रखना। अच्छा देखो, आपका एक सेकंड पार्ट संविधान से जुड़ा हुआ भी तो है।
आपके संविधान के अंदर जो ये नीति निर्देशक तत्व है उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं। नीति निर्देशक तत्व जो कि आपके अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक दे रखे हैं। तो ये पॉइंट आपके क्या होता है, यहाँ से कनेक्ट है जो होता है। खैर चलो तो अब जो बेसिक सी बात आ रही है वो इतनी सी आ रही है कि दंड प्रक्रिया संहिता का मतलब क्या। तो देखो इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, जिस किसी व्यक्ति ने अपराध है जो किया है ना, तो जैसे ही उसके खिलाफ शिकायत होती है हम उसको एक नाम दे देते हैं और वो नाम कहलाता है अभियुक्त। देखो ध्यान रखना मेरी बात, कभी भी जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत हुई है ना उसको अपन डायरेक्टली अपराधी नहीं बोलते, डायरेक्टली उसको अपन अपराधी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि कानून का एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता किसी भी व्यक्ति को हम अपराधी नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब उस व्यक्ति को हम क्या समझेंगे, इनोसेंट समझेंगे। इनोसेंट का मतलब निर्दोष समझा जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को निर्दोष समझा जाता है जब तक कि जो है उसका अपराध साबित नहीं होता। तो हम कानून में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उस शब्द का नाम है अभियुक्त। अभियुक्त का मतलब ये हो गया कि जिसके विरुद्ध अभियोजन चलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ आप क्या कर रहे हो, अभियोजन है जो चला रहे हो। आपको पता है हर राज्य में एक विभाग होता है अभियोजन विभाग, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। जब आप पुलिस की वर्दी को थामेंगे ना तो आपकी मुलाकात होगी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर से या सहायक लोक अभियोजक जिसको आप कह सकते हैं, एपीपी बोलते हैं हम लोग इसको। तो उससे आपकी मुलाकात होगी, क्योंकि पुलिस का जो भी मामला है उसकी अगली कड़ी कौन जोड़ता है, एपीपी जोड़ता है। एपीपी, कहीं कुछ जगह इसको एपीओ भी कहा जाता है, सहायक लोक अभियोजक। तो हर राज्य के अंदर जो है ना एक अभियोजन का विभाग है जो होता है। ठीक, तो जिसके खिलाफ आप अभियोजन चला रहे हो उसको अपन बोला करते हैं अभियुक्त। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है एक्यूज। ठीक है, अब ये क्या होता है कि अभियुक्त को फाइनली जाके सजा होगी क्या नहीं होगी, अभियुक्त को जो है सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, कोर्ट पूरी प्रक्रिया को डील है जो करता है। कोर्ट क्या करता है, न्यायालय जो है वो पूरी प्रक्रिया को डील है जो करता है। ठीक है, अब न्यायालय जो पूरी प्रक्रिया को फॉलो करता है उसके बाद फिर दो परिणाम निकलते हैं। या तो उस केस में क्या हो जाएगा, या तो उस केस में उस व्यक्ति को हो जाएगी सजा, उस व्यक्ति को हो जाएगा कन्विक्शन। अंग्रेजी के इस शब्द का हिंदी में मतलब होता है दोष सिद्ध हो गया। जो आपका दोष है ना वो क्या हो गया, कोर्ट में साबित हो गया, इसको बोला जाता है दोष सिद्धि। और दूसरा होता है एक्विटल, दूसरा होता है एक्विटल। एक्विटल का मतलब है कि आपकी हो गई है दोष मुक्ति, दोष मुक्ति। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक चीज होगा, और इन दोनों में से कोई एक चीज है जो होगी। अब यहां से लेकर यहां तक पहुंचने तक, मतलब अभी तक तो क्या लगाए गए, आरोप है जो लगाए गए। अभी तक क्या लगाए गए, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाए गए। आरोप लगाने के दो तरीके। कौन से दो तरीके हैं आरोप लगाने के? देखो, एक तरीका होता है प्राथमिकी दर्ज कराना पुलिस स्टेशन में जाके, जिसको बोला करते हैं अपन एफआईआर। दूसरा तरीका होता है कि उसके खिलाफ परिवाद दर्ज कराया जाता है, कंप्लेन है जो दर्ज कराई जाती है कहाँ पे, कोर्ट के अंदर। ये दो तरीके हैं। कोई अगर आपसे पूछे ना कि किसी व्यक्ति के ऊपर कानूनी आरोप लगाने हैं अपराध के संबंध में तो कैसे लगाएंगे, दो तरीके। पहला पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवा दो, और दूसरा जो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट है, क्या शब्द यूज करेंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट। देखो ध्यान रखना, ये जो मजिस्ट्रेट वर्ड है ना, ये मजिस्ट्रेट वर्ड आपराधिक विधि का शब्द है। जैसे कलेक्टर है, तो कलेक्टर अगर अपना क्रिमिनल कामकाज संभाल रहा है, अगर कलेक्टर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है तो उसको हम कलेक्टर नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं क्या, जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम बोलते हैं। तो कलेक्टर क्यों बोलते हैं उसको? कलेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सरकार के लिए राजस्व कलेक्ट करने का काम कौन करता है, कलेक्टर करता है। राजस्व अर्थात रेवेन्यू, तो रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का काम करता है कलेक्टर, इसलिए हम उसको जिला कलेक्टर बोलते हैं। जिले का वो मुख्य अधिकारी जो रेवेन्यू के कामकाज को संभालता है। तो जब वो रेवेन्यू के मैटर्स को डील कर रहा होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कलेक्टर। अच्छा, कलेक्टर के पास सिविल पावर नहीं है, दीवानी पावर नहीं है। दीवानी पावर भी हमने क्या कर रखी है, न्यायिक कोर्ट को दे रखी है। जैसे सपोज करो कोई संपत्ति का विवाद है ना। अब संपत्ति के विवाद के अंदर दो शख्स कह रहे हैं कि भाई ये तो मेरी संपत्ति है, दूसरा वाला कह रहा है नहीं नहीं ये तो मेरी संपत्ति है।
अब संपत्ति का जो हक है, प्रॉपर्टी का जो टाइटल है, इसको अगर निर्धारित करना है तो क्या हम जिला कलेक्टर के ऑफिस में जाएंगे, क्या एसडीएम के ऑफिस में जाएंगे? नहीं, आपको जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट के अंदर। तो क्या होता है, शक्तियां जो है ना वो 3 भागों में डिवाइड हो रखी है। राजस्व की शक्तियां, सिविल मामलों की शक्तियां और आपराधिक मामलों की शक्तियां। तो हमने कलेक्टर को जो है ना 2 तरह की शक्तियां दे रखी है, सिविल मामलों की शक्तियां भी दे रखी है, सॉरी राजस्व मामलों की शक्तियां दे रखी है, सिविल की शक्तियां दे रखी है न्यायिक मजिस्ट्रेट को, और क्रिमिनल की शक्तियां 2 भागों में विभाजित होती है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रिमिनल का मामला ऐसा कैसे है कि उसको हम जो है कुछ कलेक्टर को दे रहे हैं और कुछ न्यायिक मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं। अभी आपको समझाऊंगा मैं, समझा ही देते हैं हाथों हाथ, फिर मतलब कोई भी मैटर पेंडिंग क्यों ही रखना। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका एरिया है ना, सरकार क्या करती है, अलग अलग भागों का एरिया जो है वो विभाजित करती है, उसका प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। सरकार मतलब कानून है जो ऐसा करता है। तो अब देखो यहाँ पे 3 एरिया बन गए, यहाँ पे आपके 3 एरिया जो है वो बन गए। पहला एरिया हो गया, जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति विवाद है, कोई संपत्ति विवाद है। आप में से जिन कैंडिडेट ने इससे पहले वाली क्लास अटेंड कर रखी है तो उसको पता होगा कि संपत्ति विवादों को ही हम क्या कहते हैं, ये आपके दीवानी मामले हैं जो बोलते हैं, ठीक है। तो दीवानी मामला। दूसरा हो गया आपके राजस्व का मामला। दूसरा कौन सा हो गया, राजस्व, यानी कि रेवेन्यू के जो मैटर्स हो गए, रेवेन्यू के जो मैटर हो गए। तीसरा हो गया आपके आपराधिक, तीसरा हो गया फौजदारी भी कह सकते हैं इनको। तो अब ये जो आपराधिक मामला है ये 2 तरीके का होता है। देखो ये मामला हमने किसको दिया, ये मामला हमने दिया सिविल कोर्ट को, ठीक है। ये मामला हमने किसको दिया, सिविल कोर्ट को दिया। ये मामला किसको दिया, ये मामला हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव को दिया। एग्जीक्यूटिव को बोला जाता है कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव, हमारा देश का प्रजातंत्र 3 पिलर्स पे टिका हुआ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। ये जो कलेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, राजस्व अधिकारी है, ये सब कहलाते हैं कार्यपालिका, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमने दे रखा है एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके आते हैं डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अगर साथ साथ में आपके कौन जाएगी, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तहसीलदार हो गया, या मान लीजिए कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, वो इसके अंदर आ जाता है। अच्छा मैं आपको एक जानकारी दूं, आपका जो ये सिलेबस है ना, इस सिलेबस के आखिरी लाइन में ये भी लिखा हुआ है भू राजस्व संबंधी कानून। तो ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका लिंकिंग वहाँ पर भी है, मतलब जो चीज़ आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वो वहाँ पर भी काम आएगी, भू राजस्व कानून को समझने में। तो ये जो राजस्व है वो किसके ऊपर होता है, वो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको भू फॉर भूमि, तो इसको क्या बोलते हैं, भू राजस्व है जो कहते हैं, रेवेन्यू है जो कहते हैं अपन, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ होता है। तो जब ये इस तरीके से रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं तो फिर नाम दिया जाता है कलेक्ट करने वाला कलेक्टर, ठीक है। और चूंकि वो जिले का कलेक्टर है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या बोलेंगे, डीसी है जो बोलेंगे। लेकिन जब बात यहां पे आती है ना, किधर, इस पॉइंट पे, तो वहां पर आपके सामने एक नया सेगमेंट और आता है जो आपको समझना है। और वो क्या, आपराधिक मामलों के अंदर 2 तरीके की चीजें होती है। एक तो होता है अपराध होने से पहले रोकना, अपराध होने से पहले क्या करना, रोकना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रिवेंट करना, ठीक है, प्रिवेंट करना। और एक ये कि अपराध हो गया अब सजा देना, अपराध हो गया अब क्या देना, उस व्यक्ति को दंड है जो देना, सेंटेंस देना। अंग्रेजी का क्या वर्ड आएगा आपके बीच में, सेंटेंस, पनिशमेंट आप कह दीजिए वगैरह, वो है जो उसको देना। तो देखो क्या होता है, अपराध होने से पहले रोकना, ये जिम्मेदारी हम किसको देते हैं, ये जिम्मेदारी हम देते हैं एग्जीक्यूटिव को, ये जिम्मेदारी दी जाती है कार्यपालिका को। और जब कार्यपालिका इसका निर्वहन करती है ना, तो जैसे अब जिला कलेक्टर है रेवेन्यू के टाइम में, लेकिन जिला कलेक्टर जब ये वाला काम कर रहा होता है तो उसे कहा जाता है जिला मजिस्ट्रेट। क्या बोलेंगे उसको, फिर उसको हम बोलेंगे कि वो भैया जिले का मजिस्ट्रेट है, और यानी कि वो हो जाएगा डीएम। मतलब कि हमें ये ना बेसिक बात, कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स एग्जाम देते देते बहुत आगे के लेवल पे आ जाता है,
बट उससे सामान्य सा सवाल पूछा जाए कि भाई आपको अगर दो ऑप्शन दिए जाए कि आपको हम या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में लगाएंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में लगाएंगे, आप कौन सा चूज करोगे? अब उन्होंने जानबूझ के आपसे इंटरव्यू लेवल पे ऐसा सवाल पूछ लिया और आप कंफ्यूज, आपको पता ही नहीं किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ही बंदा है। एक ही पर्सन जब रेवेन्यू के मामलों को, राजस्व के मामलों को डील कर रहा है उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, और जब वो क्या कर रहा है, जब वो आपराधिक मामलों की रोकथाम का काम कर रहा है तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं आपको, एक और सुनिए, मजा आएगा यार। आप लोग है ना, मतलब सीखने के प्रति बड़े लालायित रहते हैं और यही चीज मुझे बड़ी एकदम ये अंदर से एक्साइट करती है कि मैं आपको कुछ नई नई बातें बताता हूं। आपको पता है हमारे देश के अंदर धारा 144 लागू हुआ करती थी 2023 1 जुलाई से पहले। अब तो उस धारा का हमने नया नाम दे दिया है 163। नए वाले कानून के तहत उसको अपन क्या बोलते हैं 163, पहले था 144। तो धारा 144 क्यों लगाई जाती है? एक छोटा सा सवाल अगर हमसे कोई पूछे कि भाई हम धारा 144 या धारा 163 नए वाले कानून में क्यों लगाते हैं, ये उसका आंसर है। ये लगाई जाती है ताकि अपराध होने से रोका जा सके। और धारा ये कौन लगाता है? तो उसको लगाने का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आप देखना आपके आपराधिक कानून में कहीं पर भी जिला कलेक्टर तो शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, हमने कलेक्टर वर्ड भी यूज नहीं किया है। पूरा का पूरा आपका जो ये दंड विधान है नए वाले कानून में 531 धाराएं हैं। जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें 531 धारा है, किसी भी एक धारा में कलेक्टर वर्ड यूज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका रोल मजिस्ट्रेट का है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वर्ड कई बार इस्तेमाल हुआ है, तो रोकथाम करना। तो ये क्या हो गया, इसी बार हमको एक धारा भी याद हो गई। चलो हो गई ना, लिख लो फिर। भाई आपका पुराना वाला जो कानून था उसमें सेक्शन 144 सीआरपीसी, और नए वाले कानून के अंदर सेक्शन 163 कौन सा, बीएनएसएस। ये पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेबल है जो होता है। तो इसलिए ना दो भागों में। और सजा देने का काम किसको दिया जाता है? ये काम करते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन करते हैं? आपके न्यायिक कोर्ट जो है, न्यायिक न्यायालय जो है वो है जो करते हैं, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, सेशन कोर्ट हो या जो भी हो। ओके, तो इस तरीके से आपराधिक मामलों का दो तरीके से डिवीजन है जो होता है। क्या मैं उम्मीद कर लूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया है जी? देखो, एक सफ़र तब तक चलता हुआ अच्छा लगता है जब उस सफ़र में साथ में कोई हो। अगर सफ़र अकेला करना पड़े तो मज़ा नहीं आता है, फिर मन ये करता है कि रास्ता बदल दिया जाए। मैं आप लोगों को एक बात पहले ही बता चुका था कि मेरा जो मेन सेगमेंट है वो न्यायिक सेवा के स्टूडेंट्स को, वकीलों को तैयार करना है। बट ये आपका प्यार और स्नेह है कि जो मजबूर कर चुका है मुझे कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह से यूपीएसआई के अंदर भी या पुलिस के एग्ज़ाम के अंदर भी जो कानून का मेरा संक्षिप्त नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज है, वो आपके सामने रख सकूं। बट यार इसके अंदर भी मज़ा मुझे तब आएगा जब आप खुद इसके बारे में दूसरे कैंडिडेट्स को जानकारी दें कि हाँ भाई ऐसा ऐसा सेगमेंट है हुआ है, तो मज़ा कुछ और अलग लेवल का रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब वापस आ जाओ इस डायग्राम पे। तो क्या होता है कि जो भी व्यक्ति इस तरीके से अपराध करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर कंप्लेन होती है, फिर न्यायालय ये तय करता है कि उसको सज़ा देनी है कि नहीं देनी है। इस दरमियान न्यायालय क्या करता है अच्छे तरीके से हर साक्ष्यों का अवलोकन करता है। साक्ष्य अर्थात सबूत, इंग्लिश में इनको बोला जाता है एविडेंस। इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करेंगे, एविडेंस। तो क्या होता है न्यायालय जो है सारे सबूतों का अवलोकन करता है और उसके अनुसार उसको लगता है कि भाई हाँ ये सबूत जो है इस केस के अंदर दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के बारे में बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना वो डिसीजन दे देता है। लेकिन ये जो साक्ष्य सबूतों का जो खेल है ना, ये 3 स्टेज में पूरा होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक स्टेज होती है अन्वेषण, जहां पे साक्ष्यों को इकट्ठा किया जाता है, इसको बोला जाता है कलेक्ट करना। साक्ष्य, अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्वेस्टिगेशन का, अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है साक्ष्य इकट्ठे करना, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक, तो ये पहला स्टेज। ये स्टेज 100% किसके द्वारा डील किया जाता है, पुलिस के द्वारा डील किया जाता है। 2 और स्टेज है जिसको कहा जाता है इंक्वायरी
और एक और स्टेज होती है जिसको कहा जाता है ट्रायल। इंक्वायरी का मतलब है जांच वगैरह करना, और ट्रायल का मतलब है विचारण करना। ट्रायल का मतलब है विचारण करना। इंक्वायरी जो है ना, वो मजिस्ट्रेट अपने स्तर पे खुद को संतुष्ट करने के लिए करता है, और विचारण के अंदर जो दोनों वकील है ना, वो अपने अपने तरफ से साक्ष्य पेश करते हैं। तो ये 3 स्टेज होती है, एक उस अन्वेषण के बाद जांच, जांच के बाद विचारण, और विचारण के बाद में फिर कोर्ट अपना क्या करता है, निर्णय सुना देता है। निर्णय मतलब या तो दोष मुक्ति या फिर दोष सिद्धि। अब ये जो प्रक्रिया है ना, हेलो इधर, अब ये जो प्रक्रिया है ना, इसे पता है क्या कहा जाता है, इसको दंड प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे हम बोलते हैं दंड प्रक्रिया। और दंड प्रक्रिया के जितने भी प्रावधान है वो जहां पे इकट्ठे किए गए हैं उनको बोला जाता है दंड प्रक्रिया संहिता। यानी कि ये जो सारे कानून हैं वो आपको दे रखे हैं, या तो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये आपके पुराना वाला कानून है, और अगर नए कानून की बात करूं जिसने इसको रिप्लेस कर दिया है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये होता है दंड प्रक्रिया संहिता। तो देखो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक के बारे में समझा। एक टॉपिक हमारा कौन सा था, एक था दंड विधान कि भाई जहां पे अपराधों के बारे में बता रखा है, और दूसरा था आपके दंड प्रक्रिया। तो क्या मैं ये उम्मीद कर लूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि एक भोले भाले वकील के द्वारा जो ये टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, क्या ये आपके मस्तिष्क में प्रॉपर तरीके से एंट्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा अगला सेशन कंटिन्यू रहेगा। हम लोग जो है पाठ्यक्रम पे और डिटेल में चर्चा करेंगे, और उनके अलग अलग पॉइंट को मैं आपके सामने बताऊंगा। थैंक यू सो मच। आज आपने इतने एकदम आभाव से मेरी पूरी क्लास को अटेंड किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे की क्लासेस भी आप बढ़िया तरीके से डील जो करेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम के सिलेबस के अंदर आपके मूल विधि का सेगमेंट है, जिसमें एक लंबा चौड़ा सिलेबस आपको दे रखा है। भारतीय आपके कानून के अंदर जितने भी यातायात नियम है, साइबर लॉ, महिला बाल अपराध, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उन सब चीज़ों को लिंकिंग ऐप पर मैं आप लोगों के बीच में क्या करूँगा, इस वे में जो आपके सिलेबस के हिसाब से ज़रूरी है डील करेंगे हम लिंकिंग ऐप पर। UPSI का ये सेगमेंट आपके लिए सिर्फ 489 पर अवेलेबल है। आप आज इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लिंकिंग ऐप पर वीक में 5 डेज़ ये क्लासेस रहेगी। मैं हूँ एडवोकेट तनसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉस फाउंडर, और आपके बीच में UPSI के इस मूल विधि की जिम्मेदारी हमारी। तो मिलते हैं लिंकिंग ऐप पर, और जितना भी सेगमेंट है वो आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर एक भी सवाल हमें किनारे के इस तरफ रख सकता है या किनारे के उस तरफ रख सकता है। तो इसलिए अपनी नाव हमें खुद क्या करनी पड़ेगी, खेनी पड़ेगी, और इसी तरीके से अपने समुद्र को पार करना पड़ेगा। एंड मूल विधि एक क्रूशियल पार्ट है। बाकी के सब्जेक्ट सारे कैंडिडेट्स तैयार कर लेंगे, लेकिन मूल विधि हर एक को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये कानूनी पहलू है। इसलिए इसमें किसी भी तरीके का रिस्क है जो मत लीजिएगा। आप चाहें तो इस QR कोड के जरिए या इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसके जरिए क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे जाइए। लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे यहाँ पर आपको लिंकिंग कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा। लिंकिंग लॉस का वेबसाइट है, लिंकिंग कोर्सेज का ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस लाइव सेगमेंट के अंदर जो है UPSI का सेगमेंट देखने को मिलेगा सिर्फ 489 के अंदर। ओके, तो इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है, कानून को कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना किसी कानूनी व्यक्ति से ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ मिलते हैं आपसे लिंकिंग ऐप में। थैंक यू।